हेलो गाइस, आज का एक्सप्लेनेशन है ब्लैक हैट। ये 2015 में आई टेक्नो थ्रिलर फिल्म है। इसमें क्रिस हेम्सवर्थ ने हैकर का रोल प्ले किया है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है ताइवान हांगकांग से। हैकर्स ने न्यूक्लियर प्लांट के कूलेंट पंप को हैक करके उसे बर्बाद कर दिया। अब बिना कूलेंट पंप के न्यूक्लियर रॉड गर्म होने लगी और वो भी ब्लास्ट हो गई, जिससे बहुत बड़ी तबाही हुई। फिर हम पीपल लिबरेशन आर्मी साइबर वॉरफेयर के कैप्टन चाइवान को देखते हैं। वो MIT का स्टूडेंट रह चुका है। चाइवान से पूछा जाता है हैकर सिस्टम में कैसे घुसे। चाइवान बोलता है रैट से एक बैकडोर ओपन किया पेलोड और मालवेयर के लिए। दोस्तों, रैट यानी रिमोट एक्सेस ट्रोजन। रैट भी दूसरे मालवेयर की तरह कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है। यह आपकी ईमेल या वेबसाइट से जुड़कर या बिना अपडेटेड मशीन की कमियों का फायदा उठाकर हैक कर सकता है। रैट अटैकर को रिमोट डेस्कटॉप यानी RDP की तरह कंप्यूटर को नियंत्रित करने की अनुमति देता है और पेलोड एक प्रोग्राम की तरह काम करता है जिसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसे विक्टिम के कंप्यूटर में क्या करना है। यूएस में भी इसी मॉडल के कूलेंट पंप पर उसी वक्त अटैक हुआ था, पर वहां रैट फेल्ड हो गया क्योंकि वो लोग अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। चैन का बॉस पूछता है क्या फॉरेंसिक ने रैट के कोड के बारे में कुछ पता लगाया। चैन बोलता है हमारे पास कोड नहीं है क्योंकि ब्लास्ट के बाद राउटर नष्ट हो गए और हम अंदर भी नहीं जा सकते क्योंकि जहां पर ड्राइव्स है वो जगह बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है। अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ये किसने और क्यों किया है, पर अगर मैं रैट के कोड को देख पाऊं जो यूएस में है तो मुझे इस बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। फिर FBI चैन को रैट का कोड भेजते हैं। कोड को देखने के बाद चैन अपनी बहन लियन के पास जाता है। दोस्तों, लियन एक नेटवर्क इंजीनियर है जो प्राइवेट कंपनी में काम करती है। लियन बोलती मेरा तुम्हारे साथ आना मुमकिन नहीं है क्योंकि मैं अभी ऑप्टिकल ओवरले नेटवर्क पर काम कर रही हूँ जिसे मुझे 17 दिनों में तैयार करना है। दोस्तों, नेटवर्क दो तरह के होते हैं, ओवरले और अंडरले नेटवर्क। अंडरले नेटवर्क फिजिकल नेटवर्क होते हैं जैसे स्विच, राउटर, और ओवरले नेटवर्क वर्चुअल नेटवर्क होते हैं जो अंडरले नेटवर्क के ऊपर बनते हैं जैसे VPN, पीयर टू पीयर, VoIP नेटवर्क। इसका आसान एग्जांपल है वर्चुअल बॉक्स और VMware, जहां पर आप विभिन्न वर्चुअल नेटवर्क बना सकते हो जो आपके वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े रहते हैं। शैन बोलता है FBI ने मुझे रैट कोड भेजा है जिसका इस्तेमाल ब्लैक हैट हैकर ने शैनवॉन रिएक्टर को बर्बाद करने के लिए किया था। मुझे नेटवर्क इंजीनियर चाहिए जिस पर मैं 100% भरोसा कर सकूं, और लियन मान जाती है। फिर से उसी हैकर ने 100 स्टॉक एक्सचेंज को हैक करके सारे शेयर्स बढ़ा दिए। फिर शैन और लिन FBI ऑफिस में एजेंट हेनरी पॉलेक और कैरोल बैरेट को बोलते हैं इस काम के लिए हमें निकोलस हाथवे की जरूरत है जो 15 साल से जेल में सजा काट रहा है बहुत सारी बैंकों को हैक करने के जुर्म में। फिर कैरोल बताती है उसने 4 बड़े बैंकों को हैक किया है, $46 मिलियन का नुकसान, और ये तो बस वही है जो हमें अब तक पता है। शैन बोलता है उस रैट कोड के 2 ऑथर हैं, मैं उसका को राइटर हूँ। बहुत साल पहले MIT में मैंने और मेरे रूममेट जो इसका जीनियस ओरिजिनल राइटर है हमने ये कोड लिखा था। कैरोल बोलती है यानी हाथवे। शैन बोलता है ब्लैक हैट हैकर को वो रैट ऑनलाइन मिल गया और उन्होंने अपने हिसाब से उसमें बदलाव किए। अगर हम रैट कोड से उस हैकर के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो हमें इसके ओरिजिनल ऑथर की जरूरत है। इसलिए कैरल किसी तरह से हाथवे को बाहर निकालती है। फिर वो लोग वहां जाते हैं जहां पर रैट ने अटैक किया था। वहां के नेटवर्क को देखकर लियन बोलती है तुम्हारा नेटवर्क डीप पैकेट इंस्पेक्शन और इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्शन के पीछे है, ये बहुत ही बड़ा फायरवॉल है। दोस्तों, डीप पैकेट इंस्पेक्शन ऐसा तरीका है जिससे डेटा पैकेट की अच्छी तरह से जांच होती है। वो किसी भी विशिष्ट डेटा या कोड को ब्लॉक या उसका मार्ग बदल सकता है। और इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्शन एक टूल है जिससे नेटवर्क को मॉनिटर किया जाता है और किसी भी दुर्भावनापूर्ण गतिविधि को रोका जा सकता है। हैथवे बोलता है इसका मतलब किसी को इस सर्वर रूम में आकर वायरस खुद डालना होगा। वहां का सिस्टम एडमिन रॉबी बोलता है हमने सारे ID कार्ड स्कैन किए हैं पर किसी भी तरह की अनऑथराइज्ड एंट्री नहीं है। इन सर्वर को एक्सेस करने की अनुमति सिर्फ मुझे है, मेरा पासवर्ड मेरे अंगूठे का निशान है। फिर हाथवे रॉबी का सिस्टम चेक करता है। उसे रॉबी की पेन ड्राइव में autorun.inf फाइल मिलती है जिसमें .mssvc फाइल होती है। उसे चेक करने पर पता चलता है वही रैट फाइल है। कैरल रॉबी से पूछती क्या तुमने अपनी पेन ड्राइव कभी डेस्क पे छोड़ी थी। रॉबी बोलता है हाँ हो सकता है। कैरल पूछती हाल ही में किसी को जॉब दी हो या निकाला हो। रॉबी बोलता है लोजानो नाम का बंदा यहाँ से 2 हफ्ते पहले जा चुका है, उसने यहाँ पर सिर्फ 1 महीने काम किया था। शैन पूछता है क्या उसे तुम्हारे ऑफिस का एक्सेस था। रॉबी बोलता है हाँ। फिर रॉबी लोजानो की वीडियो टेप दिखाता है और उसके टैटू से पता चलता है वो कौन है और कहाँ है। फिर हैथवे, लियन और मार्क लोजानो के घर जाते हैं। वहाँ उन्हें लोजानो मरा हुआ मिलता है ड्रग ओवरडोज के कारण। फिर हैथवे लोजानो का ईमेल चेक करता है, उसमें एनो 738 लोजानो से मिलना चाहता है। हैथवे उसे मिलने के लिए चाइनीज रेस्टोरेंट बुलाता है। लियन बताती है लोजानो WRT हार्डवेयर और ऑनियन राउटर का इस्तेमाल करके वो इंक्रिप्टेड डेटा को बिना IP एड्रेस के अलग अलग लोकेशन से भेज रहा था। दोस्तों, WRT ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड कर्नल राउटर फर्मवेयर है जिसका यूज करके आप अपने राउटर के काम करने के तरीके को अपने हिसाब से बदल सकते हो। और अगर आपको ऑनियन राउटिंग के बारे में जानना हो तो आप मिस्टर रोबोट के सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब लियन लोजानो के नेटवर्क को स्कैन करती है तो सारे IP एड्रेस एनोनिमस थे। फिर मार्क वहां आकर कैरल को कॉल लगाने की कोशिश करता है पर कॉल नहीं लगता, इसलिए हैथवे उसका फोन चेक करता है और रोमिंग ऑन कर देता है जिससे वो कॉल कर पाए। और उसी वक्त वो जल्दी से मार्क के फोन पे अपने पैर में लगी ट्रैकिंग डिवाइस की GPS लोकेशन का रिफ्रेश रेट 1 मिनट से 1 दिन कर देता है ताकि अगर उसे कहीं भागना हो उसे टाइम मिल जाएगा। उसी वक्त शैन और कैरोल सोए के ट्रेडिंग अकाउंट चेक करते हैं जिस दिन सोए एक्सचेंज को हैक किया गया था और उन्हें 3 लोगों के बारे में पता चलता है जिन्होंने एक ही अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए हैं। फिर हम हैथवे और लियन को देखते हैं, वो उसी चाइनीज रेस्टोरेंट में है जहां पर एनो 738 ने लोजानो को आने को कहा था। फिर हैथवे को वहां कैमरा दिखता है और वो अंदर जाता है। उस कैमरे से उसे लियन दिखती है और जैसे ही लियन अपनी जगह से हटती है कैमरा भी उसके पीछे पीछे घूमता है। हैथवे को समझ में आ जाता
है ब्लैक हैट हैकर उस पर नजर रख रहा है। फिर हैथवे हु कमांड से चेक करता है सिस्टम पर कौन लॉगिन है और वहां SSH सेशन ओपन होता है एसडीके नाम से। हैथवे हु इस कमांड से उस आईपी एड्रेस को चेक करता है जिससे एसडीके लॉगिन है और वो आईपी एड्रेस यूक्रेन का होता है। हैथवे एसडीके को राइट कमांड से मैसेज करता है मैं तुम पर हूँ। एसडीके पूछता है कौन हो तुम। हैथवे लिखता है गोस्टमैन। एसडीके लिखता है तुम मरोगे गोस्टमैन। फिर हैथवे बाहर आकर लियोन को वहां से चलने को कहता है और कुछ लोग आकर उन पर हमला करते हैं। किसी तरह से हैथवे और लियोन वहां से बच निकलते हैं। हैथवे शैन को बोलता है लोजानो को मारा गया है। जो ईमेल लोजानो के लैपटॉप में था वो जाल था हमारे लिए। शैन पूछता तुम्हें पता चला कौन है वो। हैथवे बोलता है नहीं, वीडियो उसके पास प्रॉक्सी सर्वर से जा रहा था जो यूक्रेन में है और पता नहीं वो यूक्रेन से और कौन सी दूसरी प्रॉक्सी सर्वर से वीडियो देख रहा था। कैरल बोलता है उसे 3 लोगों के बारे में पता चला है जिन्होंने $74 मिलियन ट्रांसफर किए हैं। शैन अपनी बहन को बोलता है उन्होंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है इसलिए हम अलग जाएंगे और उसे वहां आने को कहता है जहां वो उसके बर्थडे पे गए थे। लियन हैथवे को बोलती है हम लोग चाइना जा रहे हैं। अब हैथवे और लियन एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। फिर वो लोग वहीं जाते हैं जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट हुआ था। वहां उन्हें पॉल नाम का बंदा मिलता है और वो बताता है हम लोग समुद्र का पानी डालकर कूलेंट को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हैकर ने प्रोग्रामेबल लॉन्च कंट्रोल यानी PLC पर अटैक किया था जो पंप को कंट्रोल करता है जिससे रिएक्टर को ठंडा किया जाता है। लियन बोलती है अगर मशीन खराब भी हो गई है तो मेमोरी डायग्नोस्टिक फाइल में होगी। हैथवे बोलता है बिल्कुल और शायद मेमोरी डंप में हमें कोड कहां से आया था उसका पता चल जाए या फिर आईपी एड्रेस का। दोस्तों जब भी कोई बड़ी मशीन जो कंप्यूटर से चलती है तो उसका फर्मवेयर किसी भी तरह के बदलाव को रिकॉर्ड करता है और मेमोरी डंप एक प्रोसेस है जिसमें जो भी डेटा रैम में होता है वो उसे हार्ड डिस्क पर राइट करता है। पॉल कहता है पर वो सर्वर्स कंट्रोल रूम में है जो बहुत ज्यादा गर्म है, हम उसे ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो अपनी जगह जाते हैं जहां पर उन्हें एलेक्स टैंक जो पुलिस से है और मार्क जेसप जो यूएस मार्शल से है वो उन्हें वहां मिलते हैं। वहां एलेक्स उन्हें 3 लोगों के बारे में बताता है जिन्होंने पैसे ट्रांसफर किए थे, वो कौन है और क्या कर रहे हैं। हैथवे एलेक्स से पूछता है ये तीनों आपस में बात कैसे करते हैं। एलेक्स बोलता है वो नहीं करते, ना ही फोन और इंटरनेट, कुछ भी नहीं। कैरल हैथवे से पूछती है अगर तुम उनकी जगह होते तो तुम क्या करते। हैथवे बोलता है मैं जल्दी से पैसे निकालकर भाग जाता क्योंकि पैसे को ट्रेस करना मुश्किल है। लियन उनका अकाउंट चेक करती है और पैसा अभी भी उनके अकाउंट में है। हैथवे बोलता है कोई तो है जो उनके बीच में है जो उनसे बात कर रहा है और उन्हें बता रहा है क्या करना है और ये लोग रोज जिस रास्ते से जाते हैं वो तीनों रास्ते एक दूसरे को एक जगह क्रॉस करते हैं और वहीं से उन्हें आदेश मिल रहे हैं। वहां पर पुलिस बहुत टाइम से कासा नाम के बंदे पे निगरानी रख रही है जो हर सुबह किसी से मिलने आता है पर अभी तक कोई नहीं दिखा। वो बस वहां बैठकर मैसेज भेजता है। फिर हैथवे वहां जाता है जहां पर वो रोज बैठता है और एंड्रॉइड ऐप से अपने आसपास के सिग्नल को ढूंढता है और उसको वहां शॉर्ट रेंज का ब्लूटूथ ट्रांसमीटर मिलता है। केसर वहां हर सुबह तीनों के लिए मैसेज ब्लूटूथ रिसीवर में डालता है और जैसे वो लोग ब्लूटूथ रिसीवर के पास से गुजरते हैं उनके पास रखे रिसीवर पे मैसेज आ जाता है। वो मैसेज को देखकर डिलीट कर देते हैं। कासर उनसे ना मिलता है ना कोई फोन ईमेल कुछ भी नहीं। कैरोल हैथवे से पूछती है क्या तुम ब्लूटूथ रिसीवर के मैसेजेस को क्रैक कर सकते हो। हैथवे बोलता है हाँ पर इसमें 1 महीना लगेगा क्योंकि मैसेज जीपीजी इंक्रिप्टेड है 512 बिट की से। शॉन बोलता है अभी के लिए उस पर नजर रखते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहा है। फिर अगले दिन कासर अपने छत पर चाय पी रहा होता है और उसे पता चलता है कोई उस पर नजर रख रहा है और थोड़ी देर बाद उन तीनों के अकाउंट से पैसे कसिनो ट्रांसफर हो जाते हैं। वो लोग कासर का पीछा करते हैं पर वो पैसे लेकर भाग जाता है पर इन सब के बीच कासर के कुछ लोग मारे जाते हैं। कासर एक बोट पर सारे पैसे छोड़ता है और वापस शहर की तरफ बढ़ता है। फिर पॉल कारल को कॉल करके बताता है उन्होंने रिएक्टर की गर्मी को काफी कम किया है पर वो अभी भी गर्म है। फिर वो लोग फिर से न्यूक्लियर प्लांट जाते हैं और कंट्रोल रूम के रेडिएशन से बचने के लिए रेडिएशन सूट पहनते हैं। अंदर जाकर हैथवे सर्वर से ड्राइव निकाल लेता है और उसका डेटा दूसरी ड्राइव में ट्रांसफर कर देता है। अब उस ड्राइव में मालवेयर डेटा करप्टेड होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है। फिर हैथवे कारल से पूछता है जब एबीएन उसे पकड़ा था तो उसने अपनी सारी फाइल्स पूरी तरह मिटा दी थी पर फिर भी एबीएन ने वो डेटा रिकवर कर लिया जिसे रिकवर करना नामुमकिन था। कैरल बताती है वो एनएसए का सॉफ्टवेयर ब्लैक विडो है, 1 घंटे के अंदर सुपर कंप्यूटर की मदद से डेटा को रिकवर किया जा सकता है। तुम्हारे जैसे केस के लिए वो हमें थोड़े समय के लिए उसका एक्सेस देते हैं। फिर कैरल एनएसए फोन लगाती है रिच डोनो नाम के बंदे को और उससे ब्लैक विडो का एक्सेस मांगती है पर रिच मना कर देता है। हैथवे पूछते उसे एक्सेस करने का क्या तरीका है। कैरल बताती है वो हमें रिमोट लॉगिन देते हैं। हैथवे के पास एक तरीका है जिससे वो ब्लैक विडो को एक्सेस कर सकता है पर कैरल बोलती है अगर एनएसए को इसके बारे में पता चला तो वो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और मार देंगे। हैथवे कैरल को बोलता है जिससे तुमने बात की थी मुझे उसके सुपरवाइजर का नाम चाहिए। कैरल बताती है बेन हिटचैन। हैथवे लियन को छोड़कर सबको बोलता है तुम सबको यहाँ से जाना चाहिए ताकि अगर पूछताछ हो तुम मना कर सकते हो कि तुम हैक के वक्त मेरे साथ नहीं थे। हैथवे को पता था लियन वहीं रहेगी क्योंकि वो हैथवे से बहुत प्यार करती है और उसका साथ हर मुश्किल में देगी। फिर हैथवे हिटचैन बनकर डोनू को मेल करता है तुमने अभी एफबीआई एजेंट से बात की है जो चाइना साइबर स्पेशलिस्ट के साथ जॉइंट टास्क फोर्स में काम कर रही है। ब्लैक विडो की सिक्योरिटी के लिए उसे अपना पासवर्ड चेंज करना चाहिए और हैथवे उसे पासवर्ड चेंज करने की पीडीएफ फाइल भेजता है। फाइल को डाउनलोड करते ही डोनू के कंप्यूटर पर की लॉगर इंस्टॉल हो जाता है जिससे डोनू जो भी टाइप कर रहा था वो सब हैथवे के पास जा रहा था यानी यूजर नेम और पासवर्ड। फिर हैथवे ब्लैक विडो पर लॉगिन करके करप्टेड डेटा को उससे रिकवर करता है। डेटा रिकवर होने के बाद पता चलता है हैकर इंट्रा आर्मर सर्वर से हैक कर रहे थे। शैन बोलता है इंट्रा आर्मर एक होस्टिंग कंपनी है ब्लैक हैट हैकर्स के लिए, इसे हैक करना इम्पॉसिबल है। लियन बोलती है मुझे इंट्रा आर्मर की अकाउंटिंग फाइल मिली है और इसमें उन तीनों के ट्रांजैक्शन है जिनके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए थे। वो लोग satelliteshot.com की सर्विस ले रहे थे। सैटेलाइट शॉट यूजर को सैटेलाइट एक्सेस करने का कुछ टाइम देती है जिसके बदले वो उस टाइम के पैसे चार्ज करती है। हैथवे और लियोन
कैरोल को पता चलता है वो लोग मलेशिया तट को स्कैन कर रहे थे, पर पता नहीं किस लिए। फिर शैन अपने बॉस से मिलता है और वो शैन को कहते हैं उसे हाथवे को वापस भेजना होगा, क्योंकि अब एनएसए को लगता है हाथवे की वजह से ब्लैक विडो चाइना के पास आ गया है। शैन लियोन को मैसेज करता है जल्दी से वहां से भागो। फिर कैरोल का बॉस उसे फोन करके कहता है हाथवे को वापस लेकर आओ, एनएसए को वो चाहिए। और कैरोल को पता चलता है हाथवे भाग चुका है और मार्क के जीपीएस में हाथवे की पुरानी लोकेशन बता रहा है, क्योंकि हाथवे ने मार्क के फोन पर जीपीएस की सेटिंग चेंज कर दी थी। शैन और हाथवे वहां से लियन को बिना लिए जा रहे थे, क्योंकि अब एनएसए हाथवे के पीछे था, पर लियन हाथवे के साथ जाना चाहती थी, इसलिए हाथवे उसे समझा रहा होता है। पर तभी शैन की गाड़ी को उसके साथ कासर रॉकेट से उड़ा देता है और वो लोग उस पर हमला करने लगते हैं। तभी वहां कैरोल और मार्क आकर हाथवे और लियोन को बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो भी मारे जाते हैं। हाथवे और लियोन वहां से किसी तरह से बच निकलते हैं और हाथवे अपने पैर से ट्रैकिंग डिवाइस निकाल देता है। फिर वो लोग मलेशिया पहुंचते हैं, उस जगह जिसे कैसर के आदमी सैटेलाइट से स्कैन कर रहे थे। हाथवे को वहां वाटर डैम दिखता है और उसमें भी उसी मॉडल के वाटर पंप थे जो चाइवान रिएक्टर में इस्तेमाल हो रहे थे, और इसी जगह पर टीन मेटल की माइनिंग हो रही है। मलेशिया टीन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। लियन बताते यहाँ 4 और टीन माइनिंग हो रही है। हाथवे बोलता है तुम्हें पता है उन्होंने चाइवान रिएक्टर को ही क्यों चुना? उनका टारगेट रिएक्टर नहीं वाटर पंप था। वो एक टेस्ट था ये कंफर्म करने के लिए कि मलेशिया वाटर पंप को हैक किया जा सकता है या नहीं। हैकर का प्लान वाटर पंप को बंद करके टीन माइन को पानी से भरना था, जिससे टीन की कमी होती और उसके पैसे बढ़ते। उसने 100 से $74 मिलियन को टीन खरीदने के लिए हैक किया था। फिर हाथवे और लियन इंडोनेशिया जाते हैं जहाँ पर इंट्रा आर्मर के सर्वर हैं। वो लोग इंट्रा आर्मर की बिल्डिंग पर वैन फेंक देते हैं, जिससे वहाँ हड़कंप मच जाती है और इसी बीच हाथवे अंदर चला जाता है और वो इंट्रा आर्मर के सर्वर को सिंगल यूजर मोड से एक्सेस करता है। दोस्तों इसमें हाथवे लिनक्स कर्नल में जाकर सिंगल यूजर मोड में सर्वर रन करता है, क्योंकि सिंगल यूजर मोड में किसी भी तरह की एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं होती और इससे डायरेक्ट सर्वर का एक्सेस मिलता है। फिर हाथवे माउंट कमांड से अपनी हार्ड ड्राइव को सर्वर से कनेक्ट करता है और एसडीके की होम डायरेक्टरी को उसमें कॉपी कर देता है। उसे एसडीके की होम डायरेक्टरी में रैट के 3 वर्जन मिलते हैं। तीसरे वर्जन का इस्तेमाल मलेशिया के वाटर पंप में किया जाने वाला है। लियन बताती है कासर ने सारे पैसे मलेशिया की लोकल बैंक में ट्रांसफर किए हैं। फिर वो उस बैंक में जाती है और वहां के रिसेप्शनिस्ट को बोलती है 5 मिनट में मेरी मीटिंग है, पर मेरा प्रेजेंटेशन खराब हो गया है, क्या वो प्रेजेंटेशन की कॉपी निकाल के दे सकता है? रिसेप्शनिस्ट मान जाता है और वो लियन की पेनड्राइव कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है, जिससे हाथवे को बैंक के सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है। और कासर ने जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे, हाथवे वहां से सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। फिर इंट्रा आर्मर के सर्वर पे एसडीके के अकाउंट में लॉगिन करके उसे मैसेज करता है तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ, और उसे अपना नंबर दे देता है। बहुत देर बाद कासर फोन करता है और बोलता है तुम्हें क्या चाहिए? हाथवे बोलता है मुझे तुमसे नहीं तुम्हारे बॉस से बात करनी है। फिर थोड़ी देर बाद कासर का बॉस यानी इस मूवी का मेन विलन कॉल करता है, उसका नाम सैडक है। सैडक बोलता है तुम्हें क्या चाहिए? हाथवे बोलता है मुझे टीम प्रॉफिट में से 20% चाहिए। सैडक बोलता है इसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा, और हाथवे मान जाता है। हाथवे वहां पूरी तैयारी के साथ जाता है। सैडक, कासर और उसके लोग हाथवे पर हमला करते हैं, पर हाथवे उन्हें किसी तरह से मार देता है, पर इसमें हाथवे को भी चोट लग जाती है। फिर हाथवे और लियन मलेशिया से निकल रहे होते हैं और अब उनके पास 46 मिलियन यूरो हैं, और यहाँ हो जाता है मूवी का दी एंड। दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।